ओके जी, सो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एंडिंग के तरफ हम जा रहे हैं। इसमें पैरासिटोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं, वही टेबल्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का जब भी एग्जाम में आता है तो इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ टेबल्स ड्रा करेंगे, लेकिन वो टेबल आप लोगों ने बार बार फिर याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लेके जनाब ऐसे पैरासाइट्स या प्रोटोजोआ जो जीआईटी इन्फेक्शन करा सकती हैं। यहाँ पे लेके नंबर 1 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ पैरासाइट, और ऐसी प्रोटोजोआ जो जीआईटी इन्फेक्शन करा सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें जो मेन एमसीक्यूज आता है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो टेबल में आप लोग एक साइड पे लेके ऑर्गेनिजम्स और फिर लाइन ड्रा करें वर्टिकल, और इसके सामने लेके कमेंट्स के अंदर दो दो तीन तीन बातें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो प्रोटोजोआ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी को इन्फेक्ट कर सकती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म which is a protozoa and they target the GIT, gastrointestinal tract। इससे होता क्या है? नंबर 1, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज करती है, तो इट कैन काज डायरिया। ये क्या करा सकती है? डायरिया। नंबर 1, दिस बैक्टीरिया कैन काज डायरिया, लेकिन सम टाइम इट कैन काज ब्लडी डायरिया। इसका मतलब ये है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद ब्लडी डायरिया। डायरिया से मुराद कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल पासिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। पेशेंट कहेगा कि लूज स्टूल है और इसके अंदर ब्लड भी आ रहे हैं, सो ब्लड इन द डायरिया इज कॉल्ड ऑफ ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया का एक काज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। नंबर 2, ये प्रोटोजोआ अगर ब्लड के ज़रिए इंटेस्टाइन से होके लीवर में चला जाए, सो दिस बैक्टीरिया कैन आल्सो काज हेपेटाइटिस। ये क्या करा सकते हैं? हेपेटाइटिस। So this bacteria can damage the liver leading to hepatitis, for example right upper quadrant pain and jaundice। ये क्या करा सकती है? jaundice। एक्चुअली लीवर जो है वो राइट साइड पे है, अपर पार्ट में है, तो एनी ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट द लीवर इट कैन काज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। वो क्या करेगी? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। और फिर लीवर की पैथोलॉजी में हमेशा क्या होता है? jaundice होता है। जॉइंटिस इसलिए होता है कि बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें लेके इसको अगर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हेपेटाइटिस कराए, इसको हम हेपेटिक अम्यूबियासिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक अम्यूबियासिस। और एमसीक्यूज ये है कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन कराती है एंडोस्कोपी के ऊपर हमें नज़र आएंगे फ्लास्क शेप्ड अल्सर। क्या नज़र आएंगे? फ्लास्क शेप्ड अल्सर। दिस इज द मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन दे आस्क फॉर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अगर एक पेशेंट है उसको डायरिया है, उसको लीवर के अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, जॉइंटिस है, और कोलोन के अंदर एंडोस्कोपी ये बताए कि देयर इज फ्लास्क शेप्ड अल्सर, थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके लेके ट्रीटमेंट लेके कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वो कौन सी एजेंट है जो डायरिया भी ठीक करती है और वो इस ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकती है? दैट इज मेट्रोनिडाजोल। वो क्या है? मेट्रोनिडाजोल। दैट इज सिंपल फ्लैजेल, ठीक है। तो डायरिया के अंदर हम फ्लैजेल इसलिए देते हैं कि जो मेट्रोनिडाजोल है ये क्या करता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को किल करती है। मेट्रोनिडाजोल दैट इज फ्लैजेल, ये फ्लैजेल का फार्मूला है। ये क्या करता है? जो मेट्रोनिडाजोल है ये फ्री रेडिकल रिलीज करती है और इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ डीएनए को क्या करती है? डैमेज करती है। Another protozoa which can target GIT, that is called Giardia limblia। इसका नाम है Giardia limblia। एक्चुअली Giardia limblia ये भी एक प्रोटोजोआ है, ये भी GIT को जनाब इन्फेक्ट करती है, बट इट कैन काज फैटी डायरिया। फैटी डायरिया का मतलब ये है द स्टूल विल बी लूज बट दैट इज नॉट ईजिली फ्लश बिकॉज इट कंटेन फैट्स। मतलब ऐसी स्टूल या डायरिया जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, मतलब लूज स्टूल ही होंगे लेकिन वो सही तरीके से आसानी से फ्लश नहीं होते बिकॉज ऑफ फैटी डायरिया। इसके अंदर फैट्स होते हैं, इसको बल्की स्टूल कहते हैं, इसको हम फैटी स्टूल कहते हैं, इसको ऑयली स्टूल भी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड फैटी डायरिया। तो
तो एमसीक्यूज याद रखें। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ, स्टेटूरिया अलग चीज़ है। स्टेटूरिया के अंदर पेशेंट में अनडाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, वो ब्लैक कलर्ड स्टूल होता है लेकिन वो लूज नहीं होते हैं। अब दिस इज अ डायरिया, स्टूल विल बी लूज बट इट इज ऑयली, ठीक है, इसको कहते हैं फैटी डायरिया। ब्लड डायरिया दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, फैटी डायरिया दैट इज जियार्डिया लिम्लिया। ये एमसीक्यूज है सारे। फिर इसके अंदर लिखे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन भी लिख सकते हैं, या द बेस्ट टर्म इज एब्डोमिनल ब्लोटिंग। क्या होता है? एब्डोमिनल ब्लोटिंग से मुराद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है। और साथ में दिस इन्फेक्शन कैन काज नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। एक्चुअली अगर ये चीज़ें आ जाए पेशेंट में और उसका काज कौन सा प्रोटोजोआ हो, जियार्डिया लिम्लिया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जियार्डिएसिस। इसको हम क्या कहते हैं? जियार्डिएसिस, ठीक है। तो जियार्डिएसिस इज अ कंडीशन विच इज काज्ड बाय जियार्डिया लिम्लिया। एमसीक्यूज ये है कि फैटी डायरिया इज जियार्डिया लिम्लिया इन्फेक्शन, ब्लडी डायरिया दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन। ये भी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, ये भी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। देखिए असल में जब हम फूड खाते हैं तो फूड को एसोफेगस से नीचे जाने के लिए रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या चाहिए? रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस अगर बढ़ जाती है, मोटिलिटी बढ़ती है, डायरिया होता है। अगर पेरिस्टाल्सिस या मोटिलिटी कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इन दोनों इन्फेक्शन में मोटिलिटी बढ़ती है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ डायरिया दैट इज डिफरेंट। ये ब्लडी डायरिया, जिस तरह वाटरी डायरिया होता है वो कोलेरा है। क्या है? कोलेरा, वेब्रियो कोलेरा, वो वायरल इन्फेक्शन है। तो वाटर राइस डायरिया दैट इज कोलेरा, ब्लडी डायरिया एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, फैटी डायरिया दैट इज जियार्डिया लिम्लिया इन्फेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखें। हाँ जी, नहीं, वो वेब्रियो कोलेरा इज अ कोमा शेप बैक्टीरिया। वो कोमा शेप बैक्टीरिया है, कंटेमिनेट फूड या कंटेमिनेट वाटर के अंदर, ये जहाँ पे जनाब कोई गंदा पानी या गंदा फूड होता है उसके ज़रिए आते हैं फीको ओरली, और फिर जाके जनाब क्या कराते हैं? वाटराइजिंग डायरिया कराता है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म याद रखिए, ये वो प्रोटोजोआ है जो किस एरिया को टारगेट करते हैं? जीआईटी। अब लिखे कि ऐसे प्रोटोजोआ जो सीएनएस को टारगेट करते हैं, तो लिखे प्रोटोजोआ विच टारगेट द सीएनएस, सीएनएस इन्फेक्शन करा सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दोज प्रोटोजोआ? तो यहाँ पे लेके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और यहाँ पे लेके कमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड कमेंट्स। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें, द प्रोटोजोआ विच टारगेट सीएनएस दैट इज कॉल्ड टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, टोक्सोप्लाज्मा GONDII। इसको कुछ लोग गोंडी कहते हैं, कुछ लोग गोंडाई कहते हैं, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये क्या करा सकती है? दिस प्रोटोजोआ कैन काज ब्रेन एब्सेस स्पेशली इन HIV पेशेंट। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर क्या करा सकता है? ब्रेन एब्सेस। तो यहाँ पे लेके ब्रेन एब्सेस इन विच पेशेंट? HIV। तो एग्जामिनर अगर ये पूछे कि HIV पेशेंट के अंदर ब्रेन एब्सेस का लीडिंग काज रिगार्डिंग प्रोटोजोआ क्या है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्लियर है? अनदर थिंग, ये प्रोटोजोआ अगर मदर को इन्फेक्ट करे तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को भी टॉक्सिसिटी करा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेगनेंसी में इन्फेक्ट करे मदर को और फिर वो जाकर बच्चे में इन्फेक्शन कराए तो कंजेनिटली बाय बर्थ बच्चे के अंदर क्या हो सकती है? नंबर 1 कोरियो रेटिनाइटिस। क्या हो सकता है? कोरियो रेटिनाइटिस। एक्चुअली जो कोराइड, कोरियो का मतलब कोराइड, कोराइड इज ए लेयर ऑफ रेटिना, रेटिना के ऊपर। रेटिना का मतलब क्या है? इट इज द डीपर पार्ट ऑफ द आई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो आई के अंदर किस पे पड़ती है? रेटिना। रेटिना पे जब तक ऑब्जेक्ट की रेज नहीं पड़ेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट या इमेज सही तरीके से नजर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना हो जाए और उसके अंदर कोराइड लेयर का हो जाए तो उसको हम कोरियो रेटिनाइटिस कहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जो बाई बर्थ ब्लरिंग ऑफ द विजन या विजुअल लॉस के साथ आते हैं, या तो उसको कैटरेक्ट है बाई बर्थ या उसको कोरियो रेटिनाइटिस है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्थेल्मोस्कोप से। कहाँ से पता चलेगा? ऑप्थेल्मोस्कोप। तो ऑप्थेल्मोस्कोप अगर ये बताए कि द बेबी हैज बाई बर्थ कोरियो रेटिनाइटिस, नंबर 2 हाइड्रोसेफिलिस, बच्चे में क्या होगी? हाइड्रोसेफिलिस। ये नाम सुना है कि नहीं? हाइड्रोसेफिलिस का मतलब ये है एक्सेस रिटेंशन ऑफ CSF इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर ब्रेन फ्लोट करता है।
जितना डेली प्रोडक्शन होती है उसी तरह डेली ड्रेनेज भी होती है। अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पानी आ रही है तो पानी को उस साइड पे निकलना भी चाहिए। अगर एक जगह पे पानी जनाब जम हो जाए तो वहाँ पे फिर उस पानी की मकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ब्रेन के अंदर जो खास किस्म की फ्लूइड है उसका नाम है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रिटेंशन ऑफ CSF इन द ब्रेन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइड्रोसिफिलिस। इसमें बच्चों के अंदर जो स्कल साइज है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें, आखिरी इंट्राक्रेनियल, ब्रेन जिस केविटी के अंदर है उसको क्या कहते हैं, क्रेनियल केविटी। तो ब्रेन के अंदर केविटी में एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम भी कराती है ये प्रोटोजोआ। तो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन ये क्या कराती है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। और अगर क्रेनियल केविटी के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए तो फिर मुख्तलिफ नर्व की जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो एग्जाम में आता है, अ बेबी बोर्न बाई अ मदर एंड डेवलप 3 थिंग्स बाई बर्थ, कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसिफिलिस एंड इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। ये हमें नजर आएगी CT स्कैन पे। किस में नजर आएगी, CT स्कैन। तो समझ जाइए कि इस माँ को प्रेगनेंसी के अंदर पहले से कौन सा इन्फेक्शन हुआ था, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। हाँ जी, नहीं, सामोमा बॉडी इज समथिंग एल्स। वो नेक्रोटिक टिश्यू पे अगर कैल्शियम आ जाए उसको सामोमा बॉडीज कहते हैं। जहाँ पे सेल की नेक्रोसिस हो चुकी हो, सेल की डेथ हो चुकी हो और उस पर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सामोमा बॉडी। तो ये अलग चीज़ है। इसमें आप लोगों ने याद रखें, देखें इन लोगों ने लिखा है कि दिस प्रोटोजोआ कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इसलिए मदर हैज़ टू बी टेक केयर अगेंस्ट दिस प्रोटोजोआ। ये होती कहाँ पे है, दिस प्रोटोजोआ मेनली प्रेजेंट इन द कैट फीसिस। जो कैट है बिल्ली, इसकी फीसिस के अंदर ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है। इसलिए जो कैट लवर होते हैं लोग और वो बिल्ली पालते हैं और ज़्यादातर वो बिल्ली के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन लोगों में टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एग्जामिनर ये बताएगा कि एक मदर है, वो कैट जनाब पालती थी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बच्चे में जनाब 3 चीज़ें थी, कोरियोरेटिनाइटिस जो विजन का मसला और ब्रेन का मसला, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन एंड हाइड्रोसिफिलिस। इट्स मीन विच इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। अब इसमें लेके ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसकी ट्रीटमेंट में लेके सल्फाडाइजीन, ये जो सल्फाडाइजीन है दैट इज़ बेस्ट वर्क अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। प्लस एक और जनाब हम मेडिसिन देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पायरीमेथामीन, उसका नाम है पायरीमेथामीन। तो सल्फाडाइजीन प्लस पायरीमेथामीन ये दोनों ऐड करके इसके खिलाफ ट्रीटमेंट में देते हैं। बोथ दे आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है जी नहीं, वो अलग चीज़ है। सल्फासलेजीन अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं, सल्फाडाइजीन जो है ये हम टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई में देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे, अनदर इज नेग्लेरिया फाउलेरी। ये MCQ अभी रिसेंट लिया था, नेग्लेरिया फाउलेरी। ये भी एक प्रोटोजोआ है जो CNS इन्फेक्शन करा सकती है। इट कैन काज अ कंडीशन नोन एज फेटल मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ये मेनिंजीज और ब्रेन दोनों को इन्फेक्ट कर सकती हैं एंड दैट बिकम वेरी वेरी फेटल। इसका मतलब डेंजरस है। यहाँ पे लेके इट कैन काज अ कंडीशन नोन एज, हाँ जी, फेटल मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मैटर इज कॉल्ड एन्सेफेलाइटिस। इसका मतलब ये है। और इसमें लेके इट कैन काज रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन। इसका मतलब ये है, ये नेग्लेरिया फाउलेरी जो है ये न्यूरॉन की रैपिड क्या कराता है, डिस्ट्रक्शन। इसलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज़ नोन एज ब्रेन ईटिंग प्रोटोजोआ। इसका नाम क्या है, ब्रेन ईटिंग प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन आया था, अब ये बुक में भी नहीं है, लेकिन इसको ब्रेन ईटिंग इसलिए कहते हैं कि इतना तेज़ी के साथ न्यूरॉन को डैमेज करता है कि द पेशेंट कैन डाई विद इन फ्यू वीक्स इफ वी कैन नॉट ट्रीट दिस इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन हम ट्रीट ना करें टाइम पे तो फिर ये जाकर क्या करेगा, ये इंसान की डेथ कराता है, क्योंकि इस इन्फेक्शन के अंदर न्यूरॉन की जो डिस्ट्रक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट बिकॉज इट कैन काज फेटल मीन लाइफ थ्रेटनिंग मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। तो नीचे नोट में लेके दिस इज ब्रेन ईटिंग प्रोटोजोआ। इसका नाम क्या है, ब्रेन ईटर प्रोटोजोआ। ये ब्रेन ईटर प्रोटोजोआ में आता है और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि ब्रेन ईटर प्रोटोजोआ क्या है, दैट इज नेग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है। और आखिर में लेके ट्रीटमेंट में
इसके खिलाफ हम एक ड्रग देते हैं विच इज़ इफेक्टिव वर्क, दैट इज़ एम्फोटेरेसिन बी। कौन सा देते हैं? एम्फोटेरेसिन। ये वैसे एंटी फंगल है, ये क्या है? एंटी फंगल, लेकिन ये ड्रग इफेक्टिव है इन सम प्रोटोजोआ के खिलाफ, जिनमें से एक निग्लेरिया फाउलेरी है। तो निग्लेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम, वरना फिर बाद में जनाब इसकी रिवर्सल चांसेस क्या होती हैं? ये कम होती है। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसी प्रोटोजोआ जो ब्लड को इन्फेक्ट कर सकते हैं या ब्लड को जनाब प्रॉब्लमेटिक करा सकते हैं। यहाँ पे लेके प्रोटोजोआ, हाँ, ब्लड के लिए जो वर्ड यूज़ होता है हेमेटोलॉजिकल, कौन सा? हेमेटोलॉजिकल से मुराद क्या है? ब्लड। ऐसी प्रोटोजोआ जो किसको इन्फेक्शन करा सकती हैं? ब्लड को। इसको हम ब्लड हेमेटोलॉजिकल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ हेमेटोलॉजिकल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें भी एक टेबल ड्रा करें, एक साइड पे ऑर्गेनिज्म लेके, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे लेके इन्फेक्शन या कमेंट्स लेके कि इसकी इन्फेक्शंस क्या है। ओके, इसमें जो सबसे पॉपुलर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ है, ये इन्फेक्शन कराती है और प्लाज्मोडियम कैन टारगेट आरबीसी। ये किसको टारगेट करती है? आरबीसी। और प्लाज्मोडियम के आने से ब्लड के अंदर जब आरबीसी की लाइसिस होती है, इट कैन काज मलेरिया। ये क्या कराती है? मलेरिया कराती है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। एक को हम कहते हैं PLAS मीन प्लाज्मोडियम, ठीक है, आप लोग पूरा नाम लेके। एक को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है? ये नाम सुना है कि नहीं? नेक्स्ट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम ओवेल। एक क्या होता है? प्लाज्मोडियम ओवेल। अनदर इज प्लाज्मोडियम मलेरिए। एक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिए। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और आजकल एक नई किस्म आई है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, इसमें के साइलेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम नवलिसी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम नवलिसी। ये 5 याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम नवलिसी। एक्चुअली ट्रेवलर्स के अंदर ट्रेवलर मलेरिया का काज नवलिसी होता है, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि चाहे प्लाज्मोडियम का कोई भी स्पीशी बॉडी में आए, उससे जो क्लिनिकल डिजीज़ होती है दैट इज कॉल्ड मलेरिया। इसको क्या कहते हैं? मलेरिया। मलेरिया के अंदर देखें, नंबर 1 फीवर होता है कि नहीं? फीवर होता है। नंबर 2 चिल्स एंड राइगर, इसका मतलब शेवरिंग भी होती है। मलेरिया में फीवर है, चिल्स एंड राइगर। नंबर 2 मसल फटीग होता है, मसल फटीग, ठीक है, और वीकनेस हो जाती है, ठीक है, वीकनेस। ये मलेरिया के सिम्टम है, फीवर, चिल्स एंड राइगर, या इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल इसमें शेवरिंग होती है, हाँ जी। इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है? शाबाश, मसल फटीग, वीकनेस, एंड आल्सो मलेरिया के अंदर आरबीसी को अटैक करते हैं प्लाज्मोडियम। और जब आरबीसी की लाइसिस ज़्यादा होगी तो वो कहाँ पे होगी? स्प्लीन में। तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो स्प्लीनोमेगेली। तो मलेरिया पेशेंट वेन एवर कम दे हैव स्प्लीनोमेगेली। और आरबीसी की डिस्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो HB लेवल भी क्या होगा? कम, तो देयर विल बी अनीमिया। तो मलेरिया के मुख्तलिफ लोग जब आते हैं उसको हम देखते हैं, दे लुक लाइक पेल। वो क्या नज़र आते हैं? पेल नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ डिक्रीज HB एंड द रीज़न इज एक्सेस आरबीसी लाइसिस। अब इसमें कुछ MCQs आप लोगों को लिखता हूँ, ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं। हम आगे ये मलेरिया अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रोटोजोआ के साथ है, तो थोड़ा इसके बारे में 3-4 चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन उसको डिटेल में आगे लाइफ साइकिल हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पैथोलॉजी में आएगी। यहाँ पे आप लोग लिखे विच स्पीशी कैन काज मैलिग्नेंट मलेरिया। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि वो कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें मैलिग्नेंट मलेरिया के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैलिग्नेंट से मुराद कैंसर का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से फैलना दूसरी जगह में जाना, नहीं। मैलिग्नेंट से मुराद डेंजरस है, मतलब ऐसी मलेरिया अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो उससे इंसान की वाइटल आर्गन अफेक्ट हो सकती है, विच इंक्लूड ब्रेन। ब्रेन के अंदर अगर ये स्पीशी चला जाए, इट इज़ कॉल्ड सेरेब्रल मलेरिया। अगर ये किडनी में जाए तो उसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, और अगर ये GIT में जाए इट कैन डैमेज द लिवर टू काज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर एक बंदा है उसका किडनी डैमेज है, उसका ब्रेन डैमेज है, उसका ग्लूकोज लेवल कम है, दैट इज डेंजरस मलेरिया। उसको हम क्या कहते हैं?
मैलिग्नेंट मलेरिया, वो मलेरिया जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, उसका नाम क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मलेरिया का मोस्ट कॉमन काज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो दिस इन्फेक्शन इज वेरी वेरी डेंजरस। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन ज़्यादातर लोगों में होता नहीं है, बट इफ हैपन टू समवन इट प्रूवन टू बी वेरी वेरी डेंजरस। नेक्स्ट देखें, विच स्पीशी कैन काज, हाँ जी, रिलैप्स। ये क्या करा सकते हैं? रिलैप्स ऑफ मलेरिया। इसका मतलब यह है कि वो कौन सी स्पीशीज़ है कि वो मलेरिया की क्या करा सकती है? रिलैप्स। व्हाट इज मेंट बाय रिलैप्स? यहाँ पे दो वर्ड याद रखें, एग्जाम में आता है। एक को हम कहते हैं रिक्रूडेसेंस, एक का नाम क्या है? रिक्रूडेसेंस, और एक को हम रिलैप्स कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क कौन बताएगा? व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूडेसेंस एंड व्हाट इज मेंट बाय रिलैप्स? हाँ, शाबाश, एनीवन कैन ट्राई। What is recrudescence and what is relapse? हाँ जी, अगर मलेरिया का पेशेंट है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट लेने के दौरान 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं और उसका टेम्परेचर कम की तरफ आना शुरू हुआ है, लेकिन स्टिल द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर प्लाज्मोडियम स्पीशी, और वो क्या ले रहा है? ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उसकी सिम्टम में रिडक्शन आ गई है। अब 102 फीवर में आया था बंदा और ट्रीटमेंट की वजह से अब वो 100 पे आ गया है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के दौरान एकदम उसका फीवर 100-200 भी बढ़ गया। इसको कहते हैं फ्लेयरिंग ऑफ द सिम्टम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसको रिक्रूडेसेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट लेने के दौरान इनिशियली अगर हम सिम्टम कम करें और दरमियान में एकदम सिम्टम क्या हो जाए? बढ़ जाए। अभी तक मलेरिया से बंदा ठीक हो नहीं हुआ था तो उसको क्या कहते हैं? रिक्रूडेसेंस। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसको मलेरिया हुआ है और वो ट्रीटमेंट अपना ले चुका है, उसने ट्रीटमेंट प्लान ख़त्म की है सही तरीके से, और फिर उसने टेस्ट किया है और वो मलेरिया नेगेटिव हुआ है। क्या हुआ है? नेगेटिव। लेकिन कुछ वक्त के बाद दोबारा मलेरिया क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब मलेरिया के 2 अटैक्स, जिसके लिए ज़रूरी है कि इन बिटवीन एक दफ़ा मलेरिया क्या होगा? नेगेटिव। तो एक दफ़ा इन्फेक्ट हुआ था, फिर उससे ठीक होकर नेगेटिव हुआ और दोबारा वो अटैक आ गया, तो इसको हम कहते हैं रिलैप्स। इसको क्या कहते हैं? रिलैप्स। इसका मतलब कि एक दफ़ा ठीक होना और फिर से मलेरिया आना, दैट इज कॉल्ड रिलैप्स। तो कौन सी स्पीशीज़ है अगर वो इन्फेक्शन कराए मलेरिया की, तो उसमें किसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? रिलैप्स के। तो वो 2 है। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल है, इसमें ज़्यादातर चांस है कि बंदा ठीक होगा भी तो बाद में दोबारा क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। इसलिए हम इन लोगों को एक ड्रग देते हैं जिसमें हम किसको प्रिवेंट कर सकेंगे? रिलैप्स को। तो आप MCQ लेके, द ड्रग विच प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है इसके रिलैप्स किस केसेस के अंदर होता है। अगर वो इन्फेक्शन किसने कराई है? वाइवेक्स या ओवेल ने कराई है, तो आप फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट में ऐसा ड्रग ऐड करेंगे जिससे उस पेशेंट को बाद में किसका चांस ना हो? रिलैप्स। उसका नाम है प्रेमाक्विन, दैट इज कॉल्ड प्रेमाक्विन। ये MCQ आता है। प्रेमाक्विन इज अ ड्रग विच प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। तो जिन लोगों को वाइवेक्स या ओवेल मलेरिया हो, आप उसको क्विनीन दे दें या क्लोरोक्विन देंगे तो पेशेंट तो मलेरिया से ठीक होगा, लेकिन अगर उसमें आप प्रेमाक्विन ऐड नहीं करेंगे तो 1 या 2 महीने के बाद दोबारा उसको क्या होगा? मलेरिया। क्योंकि ये जो दोनों स्पीशीज़ है ये लीवर के अंदर हाइड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड। और जिस शक्ल में ये लीवर के अंदर पनाह लेते हैं, हाइड हो जाते हैं, उसको हेप्नोजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्नोजॉइड। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो वाइवेक्स और जो ओवेल हैं उसके अंदर हमेशा याद रखें डोरमेंट स्टेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? आंसर इज, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड प्रेमाक्विन। हम क्या देंगे? प्रेमाक्विन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम मल्टीपल टाइम के एक फीवर है, अगर आप लोगों को ये MCQs आ जाए कि देखिए TRTIAN, दैट इज कॉल्ड टर्शियन फीवर। एक टर्शियन फीवर होता है और एक क्वार्टन फीवर होता है। क्वार्टन फीवर, टर्शियन फीवर एंड क्वार्टन फीवर, इसमें क्या डिफरेंस है और ये कब होता है?
टर्शियन फीवर के बारे में याद रखें, वो फीवर अगर आज मुझे बुखार है फॉर एग्जांपल, फिर आज बुखार है लेकिन शाम से बुखार मेरा कम होना शुरू हो जाए, फिर 2 दिन तक बुखार नहीं होता, फिर तीसरे दिन बुखार आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि ऐसा फीवर जो कितने घंटे के बाद रिपीट होता है, 48 आवर के बाद साइकिल होता है दोबारा, इसको टर्शियन फीवर कहते हैं। तो ऐसा फीवर कि उसमें पेशेंट को 1 दिन बुखार होगा और 2 दिन बुखार नहीं होंगे, तो 48 आवर के बाद रिपीट होने वाला बुखार क्या होता है, टर्शियन फीवर। लेकिन अगर एक बंदा है उसको आज बुखार है और कितने दिनों के बाद उसको दोबारा आ जाए, 72 आवर के बाद जो फीवर रिपीट होता है उसको हम क्वार्टन फीवर कहते हैं। ये MCQ है सारे। अब एग्जामिनर ये तो पूछेगा कि जो टर्शियन फीवर है ये मलेरिया के अंदर किस स्पीशीज की वजह से होता है, ये भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की वजह से। तो इसके बारे में याद रखें, अगर इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और किस वजह से हो, ओवेल की वजह से, तो उसमें फीवर की क्वालिटी क्या होगी, टर्शियन फीवर। लेकिन जो क्वार्टन फीवर है ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर। अब आप लोग कहोगे प्लाज्मोडियम मलेरिया, अब जनाब आप कहोगे ये तो लिस्ट कॉमन है ना, ये ट्रेवलर के अंदर होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम फेलिसिफेरम के अंदर कांस्टेंट फीवर होता है, डेली बेस पे फीवर होता है, क्योंकि इट कैन कॉज विच मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। क्लियर है। तो अब आप लोग कहोगे यही तो मेन ट्रिक है, आप लोग कहोगे कि तो हमने कभी ऐसे लोग देखे नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन बुखार हो फिर 3 दिन ना हो। अगर मुझे आज बुखार होता है और मैं भी अनफॉर्चुनेटली वो फीवर मलेरिया से हो, वो फीवर मलेरिया से हो, तो आज अगर बुखार होता है तो हम वेट करेंगे या क्लिनिक जाएंगे, हम क्लिनिक जाते हैं या जाते भी नहीं, अपने लिए पेनाडाल लेते हैं, हम बाहर जाते शॉप से पेनाडाल लेते हैं या डिकड्रान की इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी फीवर पैटर्न को हम क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। अगर आज आपको बुखार आ जाए और आप कुछ भी ना ले बाहर से और कल परसों फिर आप ठीक रहे, तीसरे दिन दोबारा आप पे वो रिपीट हो जाए, तो समझ जाइए कि आप जाकर मलेरिया का टेस्ट कराए, शायद आपको कौन सा फीवर है, टर्शियन फीवर है। असल में आजकल बुखार के अंदर हम वेट नहीं करते ताकि उसकी पैटर्न को हम देख सके, हम जाकर बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं। अगर आप बुखार के लिए पैरासीटामोल लेकर उसकी पैटर्न को ख़राब करें तो आपको टर्शियन या क्वार्टन फीवर ये सही तरीके से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये US के अंदर या UK के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें आता है, क्योंकि वहाँ पे हर सर दर्द में, हर फीवर के अंदर लोग टेबलेटों नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे तो मामूली सर दर्द हो तो हम आराम करने की बजाय जाकर टेबलेट लेते हैं। लेकिन सर दर्द के लिए बेस्ट मेडिसिन रेस्ट है। क्या है, रेस्ट है। क्लियर है। लेकिन रेस्ट तो कोई नहीं लेता, ठीक है ना। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, लोग कहते हैं यार मैं वैसे बैठ नहीं सकता, मैंने मजदूरी करनी है, मुझे ऐसा टेबलेट दे के मैं ठीक भी हो जाऊँ और मैं अपनी मजदूरी भी कर सकूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे लोग रेस्ट नहीं करते। यहाँ पे जनाब ये फीवर हमें नहीं मिलती, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि टर्शियन फीवर और क्वार्टन फीवर किसको कहते हैं। ऐसा फीवर जो कितने हार के बाद रिसाइकल होता है, 48, वो टर्शियन है, और जो 72 आवर के बाद आता है वो क्वार्टन है। कांस्टेंट फीवर किसके अंदर होता है, फेल्सिफेरम के अंदर, वो डेली बेसिस पे होता है, क्योंकि वो मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है। अब ये मैलिग्नेंट मलेरिया इसलिए कराता है, जो प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम है ये मुख्तलिफ आर्गन को ब्लड सप्लाई क्या करती है, कम करती है। तो इट कैन काज इस्कीमिया टू मल्टीपल आर्गन इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनी एंड लीवर, इसलिए ये वाइटल आर्गन को टारगेट करती है, इसलिए याद रखें इट इज़ नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि अगर ड्रग ऑफ द चॉइस आ जाए, ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ मलेरिया, दैट इज कॉल्ड क्लोरोक्वीन। कौन सा ड्रग देंगे, क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन इज अ ड्रग विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मलेरिया। लेकिन क्लोरोक्वीन के साथ हम ऐड करते हैं आर्टीमिसेनिन। कौन सा, आर्टीमिसेनिन, ठीक है, या इसको हम आर्टीमेथर भी कहते हैं, आर्टीमिसेनिन। मेफ्लोक्वीन एक ड्रग है, उसका नाम है मेफ्लोक्वीन। एक है क्विनिडीन, क्या है, क्विनिडीन, ये भी ड्रग है, ये हम एरिथमिया में भी दे सकते हैं। क्विनिडीन, क्लोरोक्वीन, आर्टिमिथिसिन, मेफ्लोक्वीन एंड प्रेमाक्वीन, ठीक है, ये सारे ड्रग है जो मलेरिया पेशेंट में हम दे सकते हैं। अब अगर एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या है, मलेरिया, द बेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी स्टिल इज क्लोरोक्वीन। वो क्या है, क्लोरोक्वीन। सो क्लोरोक्वीन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, सो दैट इज आल्सो सेफ इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेफ है। अब लास्ट इसमें एक टेबल है, तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट हैंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इससे माइक्रोबायोलॉजी के 4-5 MCQs आते हैं। अभी जो टेबल ड्रा कर, तो इसको प्लीज़ याद रखें, इम्पोर्टेंट हैंड्स के लिए इसमें 4-5 MCQs आप लोगों को मिल जाएंगे।
इसमें नाम थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन टेबल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेके ऑर्गेनिजम्स और दूसरे साइड पे लेके डिजीजेस। देखिए माइक्रोबायोलॉजी में जो बंदे ये टेबल याद रखेंगे उसकी पासिंग रेशो ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन टेबल से ही आते हैं, ठीक है। ओके, एक पैरासाइट है, ये एक प्रोटोजोआ है जिसको हम कहते हैं क्लोनोरचिसिस सेनेसिस। इसके नाम थोड़े से डिफरेंट है लेकिन हाई यील्ड एग्जाम्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेके नाम को देके क्लोरचिसिस सेनेसिस, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, क्लोरचिसिस सेनेसिस, ठीक है। इसके बारे में याद रखें, ये जो क्लोरचिसिस सेनेसिस है, ठीक है, ये क्लोनोर है, NOR करें, सॉरी, क्लोनोरचिसिस सेनेसिस, क्लोनोरचिसिस एंड सेनेसिस। ये एक प्रोटोजोआ है। अब अगर आप लोगों ने ये पूछना है कि सर ये किस में आता है, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर मतलब FSC में नाम सुना होगा, सिस्टोड, टेपवर्म, राउंडवर्म, ये नाम सुने कि नहीं? तो ये जो क्लोनोरचिसिस सेनेसिस है, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखे इट इज लीवर फ्लूक, ये फ्लूक्स है। ये किस में आता है? फ्लूक्स का नाम सुना है कि नहीं? ये फ्लूक होता है और फ्लूक को हम ट्रेमाटोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेमाटोड। ये फ्लूक है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेमाटोड। ये एक कैंसर कराता है, इट इज ऑन्कोजेनिक। ये क्या है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन नाम आप लोगों ने बताना है। ये कॉमन बाइल डक्ट की कैंसर कराता है। क्या कराता है? कॉमन बाइल डक्ट। नाम सुना है कि नहीं? कॉमन बाइल डक्ट का काम बाइल की फ्लो करना है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और बाइल का काम फैट फूड की डाइजेशन में हेल्प करना है। तो ऐसा कैंसर जो कॉमन बाइल डक्ट से निकले उसका नाम क्या है? CBD कैंसर, जिसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट कैंसर। दैट कैंसर इज कॉल्ड कोलेंजियोकार्सिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं? कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो एग्जाम में आता है कोलेंजियोकार्सिनोमा इज काज्ड बाय विच ट्रेमाटोड या विच फ्लूक, दैट इज क्लोनोरचिस सेनेसिस, ठीक है, द फर्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टीनिया सोलियम। इसके बाद लेके टीनिया सोलियम, ये सारे MCQs है। ये टीनिया सोलियम, अगर किसी ने ये देखना है कि टीनिया सोलियम क्या है, दैट इज टेपवर्म। ये क्या है? टेपवर्म। ये जो टीनिया सोलियम है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पे जाता है? ब्रेन में, और ये ब्रेन के अंदर जाकर इन्फेक्शन कराती है। इट कैन काज ब्रेन सीजर। ये ब्रेन एब्सेस करा सकती है और ब्रेन के अंदर सीजर भी करा सकती है। तो ब्रेन सीजर या ब्रेन एब्सेस और इसके साथ सीजर लेके, हाँ जी, अगर हम एब्सेस को देखें या सीजर को देखें और वो किस वजह से हुई हो? टीनिया सोलियम की वजह से, दैट इज कॉल्ड न्यूरो, हाँ जी, सिस्टी सर्कोसिस। ये नाम थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, डिफिकल्ट भी है। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, इट्स मीन के न्यूरॉन के अंदर सिस्ट बनते हैं, कैविटीज बनते हैं, और वो टीनिया सोलियम इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम, दैट इज कॉल्ड, ये तो मैंने हिमेटोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। व्हाट इज दिस? डाईफाइलो। व्हाट इज दिस? डाईफाइलो। अब देखिए आगे, व्हाट इज दिस? बोथरेम लेटम, ठीक है, डाईफाइलो बोथरेम लेटम, ये भी टेपवर्म है। क्या है? टेपवर्म। और ये जो डाईफाइलो बोथरेम लेटम है, ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी कराती है। किस चीज़ की? विटामिन B12 डिफिशिएंसी। और RBC को इमेच्योर से क्या करना? मेच्योर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B12। और अगर ये मेच्योर ना हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कराती है। क्या कराती है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो प्लीज रिमेंबर डाईफाइलो बोथरेम लेटम, इट कैन काज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले। इसके अंदर नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड ड्यूडेनेले का मतलब क्या है? कि ऐसा वॉर्म है कि किस एरिया को टारगेट करता है? वेरी गुड, ड्यूडेनम को। और आप लोगों को पता है कि जो ड्यूडेनम है, अगर इसको हम टारगेट करें तो प्लीज रिमेंबर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। किस चीज़ की? आयरन।
तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले इसके सामने लेके आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये क्या कराती है? आयरन, क्योंकि व्हाट इज द साइट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन? दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। और आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट में आयरन होता है कि नहीं? अगर आयरन एब्जॉर्ब ना हो जाए तो फिर हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वो सही तरीके से नहीं बनेगी, तो वो कौन सी अनीमिया करा सकती है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और ये जो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले है इसके नीचे लेके दिस इज राउंड वर्म, ये क्या है? ये राउंड वर्म है। ये राउंड वर्म होता है, इसको नीमाटोड भी कहते हैं, दैट इज अ राउंड वर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो आता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस, वो लेके के हेमाचूर सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, इसके नीचे लेके आप लोग यहाँ पे देखें सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, ये क्या करा सकता है? शाबाश, ये तो हर साल एनालिसिस स्टेप 1 का MCQ क्वेश्चन होता है, कभी भी मिस नहीं होता, इवन FCPS तक आता रहता है। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम इट कैन काज यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये पेनलेस हेमाचूरिया कराता है, जिसमें हम जब इन्वेस्टिगेट करते तो 90% इट इज़ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। जहाँ पे लेके यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, ये क्या कराता है? यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। यूरिनरी ब्लैडर को हम सिस्टाइटिस कहते हैं, तो सिस्टोसोमा और हेमाटोबियम मीन हेमाचूरिया कराता है। इसका मतलब कि सिस्टोसोमा हेमाटोबियम कैन काज पेनलेस हेमाचूरिया, और इसमें भी लेके ये फ्लूक है, ये क्या है? फ्लूक है, एग्जैक्टली लाइक क्लोनोर्चिस सेनेसिस। ये क्लोनोर्चिस सेनेसिस जैसा हमारे पास क्या है? ये फॉर एग्जांपल फ्लूक है। एक और होता है, इसके साथ ये गलत ना करें, ये भी एग्जामिनर देते हैं, व्हाट इज दिस? सिस्टो, हाँ जी, सिस्टोसोमा, ये तो सिस्टोसोमा हेमाटोबियम है, तो हेमाटोबियम से मुराद हेमाचूरिया है, और ये सिस्टोसोमा मनसूनी है, ठीक है, सिस्टोसोमा मनसूनी, मंसूर न लेके, ठीक है ना, दैट इज सिस्टोसोमा मनसूनी। ये पोर्टल हाइपरटेंशन कराता है, क्या कराता है? पोर्टल, क्योंकि पोर्टल वेन किसको ब्लड देता है? शाबाश, पोर्टल वेन गिव्स ब्लड एंड टू द लीवर, और अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए तो फिर ब्लड लीकिंग के चांसेस होंगे, सो पोर्टल हाइपरटेंशन कैन कॉज एसाइटिस। वो क्या कराता है? एसाइटिस। व्हाट इज एसाइटिस? दैट इज एडीमा ऑफ द एब्डोमेन, वेरी गुड, ठीक है, एडीमा ऑफ द एब्डोमेन। फिर आखिर में बच्चों के अंदर याद रखें, ये MCQ भी इम्पोर्टेंट है, और बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन आता है, पेरी एनल, पेरी का मतलब क्या है? अराउंड, एनल मीन एनल कैनाल, प्लूराइटस मतलब बच्चों के अंदर अराउंड द एनल कैनाल इचिंग, प्लूराइटस का मोस्ट कॉमन काज दैट इज एंटेरोबियस। तो क्या होता है? एंटीरोबियस, एंटीरो का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को जनाब क्या करती है? इफेक्ट करती है, एंड इट कैन काज पेरी एनल प्लूराइटस, एंड दैट इज कॉल्ड एंटेरोबियस। एंटेरोबियस ये एग्जाम में ज़रूर आता है, प्लीज़ याद रखें, दे आर कॉमनली आस्क्ड, ठीक है। और ये जो एंटेरोबियस है ये भी राउंड वर्म है, ये क्या है? राउंड वर्म है, राउंड वर्म, ठीक है ना, मतलब राउंड वर्म है। और इसमें अगर एक बच्चा है, वो उसके माँ कहती है कि ये सब कुछ आता है, सब कुछ खाता है, फिर भी उसका वेट गेन नहीं होता। ऐसे बच्चे आते हैं, माल न्यूट्रिशन नहीं होती, खाना उसको मिलता है लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं करता, तो हम फिर कहते हैं कि इसमें वॉर्म्स इन्फेक्शन हो सकती है। जो एंटेरोबियस है इसका ड्रग ऑफ द चॉइस लेके अल्बेंडाजोल, क्या देते हैं? अल्बेंडाजोल। सो जेंटेल या जेंटेल के नाम से ये टैबलेट भी होती है, सिरप भी होता है, अल्बेंडाजोल। ये इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म है उसको किल करने में हेल्प करती है, तो दैट इज कॉल्ड अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल। ये सारे के सारे वो ड्रग है जो इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म को किल करती है। इनमें से अगर कोई कहे कि सर हमने कौन से याद करने, ये सारे याद करने हैं, ठीक है ना। इसमें से A to Z इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन में हमेशा इनमें से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक सिनेरियो दी होगी कि एक पेशेंट है, 50 साल इसका उम्र है, पेनलेस हेमाचूरिया है, फिर बाद में जनाब उसकी ब्लैडर में कैंसर है, और अगर आप एक पैरासाइट सस्पेक्ट करते हैं तो वो कौन सा होगा? सिस्टोसोमा हेमाटोबियम। एक बंदा फिश केचर है, माहीगीर है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, तो फिश टाइप वॉर्म है, डाइफाइलोबोथरम लाटम है। देखें, असल में ये चीज़ अगर आप लोग बार बार देखेंगे, इट्स मीन दैट विल बी मेक वेरी वेरी ईजियर। जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है या डिफिकल्ट टर्म्स है, लेकिन विद द टाइम जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी मेक मोर ईजियर। आज आप लोग जब घर जाएंगे, इस टेबल को उठाए और जल्दी जल्दी 4-5 दफ़ा उसके नाम बार बार लिखें,
और जो आसान तरीका आप लोगों को लगे वो फॉलो करें, ताकि ये चीज़ आप लोगों के पास लॉन्ग टाइम के लिए जहन में याद रहे। ठीक है जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पैरासिटोलॉजी एंड देयर इम्पोर्टेंट टेबल्स। इंशाल्लाह कल से एनाटमी फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जो जनरल एनाटमी होती है फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट डे से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, चाहे जो भी स्टूडेंट हो, ओल्ड हो या न्यू हो, समझ अगर इसको नहीं आई है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, तो इसकी जब बारी आएगी तो हम क्लास में फिर से सिरे से इंशाल्लाह फिर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो कल से जो बंदा सुन ले, ये आप लोगों के लिए कि जो बंदा एनाटमी पढ़ चुका है और वो स्टिल इधर इसका कोर्स रहता है, तो वो एनाटमी दोबारा से अगर पढ़ना चाहे तो वो बैठ सकते हैं। और न्यू स्टूडेंट के लिए तो एनाटमी इज़ द की सब्जेक्ट। एनाटमी समझ में आ गई तो आगे सर्जरी भी समझ में आएगी, ईएनटी भी समझ में आएगी, क्योंकि हेड एंड नेक के अंदर ईएनटी है सारा। और अगर आइस की एनाटमी समझ आ गई तो आगे ऑप्थेल्मोलॉजी समझ आएगी। तो ये एनाटमी इस टाइम इस दफ़ा हम नए स्टाइल से भी पढ़ाएंगे। तो कोशिश करें कि एनाटमी जिसने पढ़ी है, फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स वगैरह, वो अपने साथ लाया करे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो एडिशन भी हो जाएगी। और एनाटमी जिस बंदे ने सीखी, तो मेरे ख्याल में सबसे ड्राई सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बेसिक में एनाटमी और बायोकेम है। तो इंशाल्लाह एक क्लास में हम ये एंडोक्राइन सिस्टम कल परसों ख़त्म होगी तो ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ब्लड की फिजियोलॉजी, और इंशाल्लाह दूसरे में हम एनाटमी स्टार्ट करेंगे। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे फिर मिलते हैं, और कोशिश करें कि टाइम पे आया करें। तो जो बंदा ये सोचता है कि सर मैंने ऐसे पढ़ना है कि कल मुझसे कोई भी क्वेश्चन करे मैं कुछ ना कुछ बताऊँ, तो उसके लिए मेरी तरफ से एडवाइस है क्लास मिस ना करें। एनाटमी जिसने पहले दिन से पढ़ी और आखिरी दिन तक चला, उसको ऐसा लगेगा कि एनाटमी कोई सब्जेक्ट ही नहीं थी, इतनी इजी है। लेकिन जिस बंदे ने 2 दिन पढ़ा, एक दिन बीच में नहीं रहा, 3 दिन पढ़ा, उसको बीच में समझ नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ।